नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 और न्यूज रूम लाइव में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ लक्ष्मी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग मामले में एक अपडेट सामने आया है। आपको बताते चले, इस मामले को लेकर क्राइम ब्रांच ने शूटर के भाई को हिरासत में लिया है और अब शूटर के भाई से पूछताछ की जाएगी। क्राइम ब्रांच ने शूटर सागर पाल के भाई सोनू पाल को हरियाणा से हिरासत में लिया है। क्राइम ब्रांच की टीम सोनू पाल से कई सवाल पूछेगी। क्राइम ब्रांच को शक है कि जिस समय सलमान खान के घर पर फायरिंग हुई, सोनू पाल दोनों शूटर सागर पाल और विक्की के संपर्क में था। तो गिरफ्तार दोनों शूटर सागर पाल और विक्की बिहार के पश्चिम चंपारण के रहने वाले हैं और आरोप है कि इन लोगों ने रविवार 14 अप्रैल को सलमान खान के मुंबई के बांद्रा स्थित घर पर फायरिंग की थी। तो सोनू पाल से क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो पूछताछ करने वाली है। बताते चले आपको, दोनों शूटर के संपर्क में था सोनू जो है वो शूटर का भाई है, जिसे पूछताछ अब क्राइम ब्रांच की टीम करने वाली है। तो सलमान खान के घर पर फायरिंग का ये मामला है। इस मामले को लेकर मुंबई क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो लगातार कार्रवाई तेज कर चुकी है। इस मामले में शूटर के भाई को भी हिरासत में लिया गया है, उससे भी पूछताछ की जाएगी। कई सारे सवाल किए जाएंगे और क्या नेटवर्क है, कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं, इन सारे सवालों के जवाब क्राइम ब्रांच की टीम जो है वो लेगी। तो सोनू, जिसको हिरासत में अब क्राइम ब्रांच ने लिया है, वो शूटर सागर का भाई बताया जा रहा है। सोनू को हरियाणा से हिरासत में लिया गया है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर टारगेट किलिंग का मामला सामने आया है, जहां पर एक बिहार के रहने वाले, आपको बताते चले, राजा शाह की हत्या कर दी गई है। आपको बता दें कि 2 गोली मारी गई है राजा शाह को। और आपको ये बताते चले कि लोकसभा चुनाव के ठीक पहले आतंकियों ने बिहार के राजा शाह की गोली मारकर हत्या कर दी है। राजा शाह बांका के नवादा बाजार के रहने वाले थे और अनंतनाग के जबलीपोरा में पकौड़े का ठेला लगाते थे। आतंकियों ने राजा शाह के पेट और गर्दन में गोली मारी है, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज के दौरान राजा शाह ने दम तोड़ दिया। बताते चले आपको, आज प्रशासन की मौजूदगी में राजा शाह का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो आतंकियों ने बिहार के राजा शाह की गोली मारकर हत्या कर दी। राजा शाह बांका के नवादा बाजार के रहने वाले थे। अनंतनाग और जबलीपोरा में पकौड़े का ठेला लगाते थे। आतंकियों ने राजा शाह के पेट और गर्दन में गोली मारी, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और इलाज के दौरान राजा शाह ने दम तोड़ दिया, अंतिम सांस ली। आज प्रशासन की मौजूदगी में राजा शाह का पोस्टमार्टम किया जा रहा है। तो तकरीबन 3 साल है मेरे पास, मेरे डेरे पर। वो यही उसके 3 बच्चे और देवी और ये राजू, ये डेयरी काम करता था। दिन में रात दिन वो बना के रखता था, रात को सुबह जाता था, इधर भी बैठता था उधर भी बैठता था, सड़क पर अपना पेट पालता था। परसों ही दरियाए झेलम में एक नाव के हादसे में कई नॉन लोकल्स ने अपनी जान की परवाह किए बिना बच्चों को और कई लोगों को बचाया और कल ही आतंकवादियों ने एक नॉन लोकल की हत्या कर दी। ऐसी हरकतें कश्मीरी समाज पे, हम कश्मीरियों पे एक दफा है और अब समय आ गया है कि कश्मीर की सिविल सोसाइटी उठकर ऐसे हत्याओं की निंदा करे, हज़ारों की तादाद में बाहर आए और उन आतंकवादियों को जो संरक्षण दे रहे हैं, जिस हाइब्रिड मॉडल के जो लोगों को जो सुरक्षा मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है, उनको एक्सपोज करें ताकि कश्मीर सही में वापस जन्नते कश्मीर बने, खुशहाली आए, अमन आए। नहीं तो निरंतर लोगों की हत्याएं कश्मीर में आज भी डर का माहौल बना के रखते हुए हैं और कई बेघर लोगों को इन हत्याओं के कारण वापस जाने में झिझक होती है। और जम्मू कश्मीर में बिहार की युवक की हत्या के मामले में अब बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने इसको लेकर के अपनी प्रतिक्रिया दी है और दुख जताया है और कहा है कि जम्मू कश्मीर के प्रशासन को इस पर देखना चाहिए, इस मामले को, और कार्रवाई करनी चाहिए।
तेजस्वी जी, दुखद बात ये हुई है, प्रशासन को देखा है कि भाई ऐसे कौन है प्रवासी जो के लिए भी जो है लोगों को करना चाहिए। रोहतास के डेहरी में 2 अलग जगहों पर आपको बता दें आग लगने की घटना सामने आई और आपको बताते चलें कि कड़ी मशक्कत के बाद दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, आग बुझाने में कामयाब रहे। तो आपको बताते चलें कि तिलौथू के हुड़का में 30 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में लगी गेहूं की फसल इस आगजनी में जलकर खाक हो गई। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। तिलौथू के ही चटनी बीघा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगने की खबर सामने आई, जिसमें जानवरों का चारा और पुआल जलकर खाक हो गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर। ये अगलगी की घटना, इसमें कई एकड़ में 30 एकड़ से ज्यादा क्षेत्र में लगी गेहूं की फसल जलकर खाक हो गई है। फसलों को जलते हुए आप देख सकते हैं इस वीडियो में। 30 एकड़ से भी ज्यादा फसल आगजनी में जल गई है। दमकल की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया है। तिलौती के चटनी बीघा गांव में शॉर्ट सर्किट से आग लगी, जिसमें जानवरों का चारा और पुआल जलकर खाक हो गया। तो रोहतास के डेयरी में 2 जगह आग लगने की घटना। और अब बात कर लेते हैं चुनाव से संबंधित खबरों की। देखिए, चुनाव होने हैं और चुनाव को लेकर के लगातार नेताओं और आपको बताते चलें कि जो भी उम्मीदवार हैं उनके अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। तो ऐसे में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुनवाएंगे। आपको बता दें कि समस्तीपुर के मोहिउद्दीन नगर में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का एक अनोखा अंदाज देखने को मिला। स्थानीय विधायक राजेश सिंह के साथ ढोल बजाते हुए लोगों के बीच पहुंचे और उनसे मुलाकात की। इसकी तस्वीरें आप देख सकते हैं। समस्तीपुर की यह तस्वीर जहां पर ढोल बजाते हुए केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय को आप देख सकते हैं। और आपको ये बता दें कि उनके साथ में स्थानीय विधायक राजेश सिंह भी मौजूद हैं, जो कि साथ में मिलकर के ढोलक बजा रहे हैं। तो चुनाव से पहले नेताओं की ये अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं और इस तरीके से लोगों से, आम लोगों से जुड़ने की कोशिश है। ये समस्तीपुर की ये तस्वीर है। कटिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह अब लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और कांग्रेस का रिपोर्ट कार्ड लोगों को बांट रहे हैं और कांग्रेस ने अब तक क्या कुछ काम किए हैं वो जनता के बीच पहुंच करके उनको बता रहे हैं। तो कांग्रेस अब चुनावी प्रचार में जुटी हुई है। कांग्रेस का गारंटी कार्ड जो है वो बांट रहे हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह और कदवा विधायक लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से कांग्रेस उम्मीदवार तारिक अनवर के पक्ष में वोट करने की भी अपील कर रहे हैं। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से बातचीत की है संवाददाता सुब्रत गुहा ने। सीमांचल के इलाके में भी अब प्रचार अभियान जोर पकड़ने लगा है। एक तरफ भाजपा मोदी गारंटी के साथ एनडीए समर्थित उम्मीदवार को वोट अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस का यह जत्था गांव मोहल्ले तक पहुंचकर जो कांग्रेस की गारंटी कार्ड बांटकर मतदाताओं से मतदान की अपील कर रहे हैं। आप देख सकते हैं ये कांग्रेस की गारंटी कार्ड है और इसी पर कांग्रेस वोट मांग रहे हैं। और बाकायदा बताया जा रहा है इस पर मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल जी का सिग्नेचर है, इसलिए यह गारंटी पत्र का खास मायने है। केवल मोदी जी की तरह नहीं है, हम लोगों का लिखित सब जगह दे रहे हैं। यहाँ दस्तखत है खड़गे जी का, यहाँ दस्तखत है राहुल गांधी जी का और ये घर घर तक हम लोग जाके दरवाज़ा खटखटा रहे हैं और ये अपना जो गारंटी है कांग्रेस पार्टी का वो हम लोग दे रहे हैं। हम लोग को उम्मीद है कि इस बार तारिक साहब पुराने आदमी हैं, अनुभवी आदमी हैं और लोकसभा में 5 बार लगातार यहाँ काम किए हैं। उनको उनके लिए हम लोग आशीर्वाद मांगने, दुआ मांगने और उनके समर्थन के लिए आज हम इस ब्लॉक में आए हैं। सिलेंडर की कीमत बढ़ गई है, डीजल पेट्रोल कीमत बढ़ गई है, तो ये सारी बातें उन्होंने कही थी कि हम लोग कम कर देंगे। ऐसा हुआ नहीं। तो सच और झूठ में सच जीतेगा और सच महागठबंधन के साथ है, तारिक अनवर के साथ है, जनता के साथ। जनता इस गारंटी में किसको अपना विजय मोहर देते हैं ये 26 अप्रैल को ही पता चलेगा। लेकिन कुल मिलाकर तस्वीर अब साफ हो चुका है। सीमांचल का माहौल अब मौसम के साथ साथ राजनीति में भी गर्म हो चुका है और इस तरह से जो प्रत्याशी के पक्ष में बड़े नेता भी अब सुदूर इलाके तक पहुंच रहे हैं। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और दरभंगा से एक बड़ी खबर, गोपाल जी ठाकुर एनडीए के प्रत्याशी आज नामांकन करने वाले हैं और आपको बताते चले इस दौरान चिराग पासवान और साथ ही साथ बिहार के
डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा मौजूद रहेंगे नामांकन के दरमियान। तो नामांकन के बाद कर्पूरी चौक मेडिकल मैदान में एक सभा होगी और आपको बता दें कि बीजेपी नेता गोपाल जी ठाकुर का मुकाबला आरजेडी नेता ललित यादव के साथ होना है। तो दरभंगा से एनडीए उम्मीदवार गोपाल जी ठाकुर आज नामांकन करने वाले हैं और नामांकन के दौरान आपको बता दें कि चिराग पासवान और साथ ही साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, बीजेपी के और भी कई बड़े नेता इस दौरान शामिल होंगे और नामांकन के बाद कर्पूरी चौक मेडिकल मैदान में एक सभा होगी। बीजेपी नेता गोपाल जी ठाकुर का मुकाबला यहां पर दरभंगा लोकसभा सीट से आरजेडी नेता ललित यादव के साथ होगी। इनका मुकाबला होगा आरजेडी नेता ललित यादव के साथ में, यानी कि यहां पर गोपाल जी ठाकुर वर्सेस ललित यादव होगा। बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, गोपाल जी ठाकुर आज नामांकन करने वाले हैं। आपको बताते चले कि लोकसभा चुनाव कल पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में सभी पार्टियां तैयारी कर चुकी हैं और इसके लिए अब आपको बताते चलें कि ईवीएम रवाना किया जाएगा। ये खबर आप तक पहुंचा रहे हैं लोकसभा और आपको इस खबर से दिखाते हैं कि संवाददाता विनीता की रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत बिहार के 4 सीटों पर कल वोट डाले जाएंगे। गया, औरंगाबाद, नवादा और जमुई, इन 4 सीटों पर 38 उम्मीदवार चुनावी मैदान में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिसके मद्देनजर 7,903 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन 4 सीटों पर 76 लाख वोटर्स अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आपको बता दें कि आज से ही डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मी ईवीएम लेकर मतदान केंद्रों पर जाएंगे और कल कड़ी सुरक्षा में सुबह 7 बजे से ही वोटिंग शुरू हो जाएगी। इस बार 76 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे, जिसमें 39 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं, जबकि 36 लाख से ज्यादा महिला मतदाताओं की संख्या है। वहीं 255 थर्ड जेंडर हैं। साथ ही साथ 4 सीटों पर जो पहले चरण के तहत मतदान हो रहे हैं, इसमें 92,000 ऐसे वोटर्स हैं जो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। 92,000 वोटर्स 18 साल प्लस हो गए हैं और वो पहली बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और उसके मद्देनजर सारी तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई है। मतदान कर्मी अलग अलग डिस्पैच सेंटर से ईवीएम लेकर जाएंगे और जहां जहां मतदान केंद्र बनाए गए हैं वहां पर ईवीएम रखा जाएगा। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। जमुई लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। ऐसे में तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, किसी को कोई परेशानी ना हो इसके लिए कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम बनाया गया है, जिसका जायजा लिया है संवाददाता केसी कुंदन ने। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में जमुई सीट पर मतदान होना है और 19 अप्रैल मतलब कल मतदान होना है और ऐसे लेकर जमुई जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम को बनाया है। देख सकते हैं जमुई संग्रहालय के स्थित जो संवाद कक्ष है वहां पर कंट्रोल रूम बनाया गया है, जहां पर तमाम चीजें की जानकारी ली जा रही है और जो भी सूचनाएं आ रही हैं वो जो रिलेटेड जो अधिकारी है या कोषांग है उनको सूचना दिया जा रहा है। और बता दें कि ये कंट्रोल रूम कल भी काम करेगा जब मतदान शुरू हो जाएगा उस समय की अगर मान लीजिए कहीं ईवीएम की गड़बड़ी हो या फिर किसी तरह की परेशानी होगी तो उसके लिए यहाँ पर कर्मियों को बैठाया गया है। और देख सकते हैं कि जो फोन से आने वाली सूचनाएं हैं उसे इकट्ठा किया जा रहा है और फिर उसे सूचना को इस समाधान को जो भी परेशानी होगी उससे दूर करने के लिए उपाय किए जाएंगे। हम लोग अभी 3 पाली में काम कर रहे हैं 24 घंटा में और यहाँ पे है कि जो भी दिन भर सूची चल रहा है उससे हम एक एक करके बात करते हैं फोन पे और जो सूचना प्राप्त होती है उसको अपना एक हमारा तालिका है उस पर सूची प्रतिवेदन हम लोग तैयार करके जो हमारे ऊपर हैं अधिकारी उनको हम लोग दे देते हैं। मतदान के दिन हम लोग को सुबह से ही सुबह 5:30 में पहले ये जानकारी लेना है कि सभी जगह मॉक पोल शुरू हुआ है कि नहीं। फिर उसके बाद 3-3 घंटे पे हम लोग को ये रिपोर्ट लेना है कि कितना % पोलिंग हुआ। अगर मान लीजिए कोई खराबी की समस्या हाँ तो उसके बारे में हम लोग संबंधित अधिकारी को उसका सूचना देंगे ताकि तुरंत उसको ठीक किया जाए। देखिए बीते कई दिनों से
यह कंट्रोल रूम 24/7 मोड में काम कर रहा है और कल मतदान होना है, तो मतदान को लेकर इस कंट्रोल रूम को और पुख्ता कर दिया गया है। हालांकि अभी जो ईवीएम या मटेरियल दिया जा रहा है उसकी भी जानकारी इस कंट्रोल रूम के माध्यम से ली जा रही है। केसी कुंदन, न्यूज़ 18 जमुई। और इधर गया में भी पहले चरण की वोटिंग को लेकर तैयारी की जा चुकी है। आपको बताते चले हैं कि कॉलेज में यहां पर क्लस्टर जोन बनाया गया है, डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और भी क्या कुछ तैयारियां हैं, इसका जायजा लिया है संवाददाता एलन लिली ने। चुनाव प्रचार का सुर खत्म होते ही अब जनता की बारी है। 19 अप्रैल को गया में मतदान होना है और इसको लेकर जिला प्रशासन जो है तैयारी जो है उनकी लगभग पूरी कर ली गई है। या कहें कि तैयारी जो है वो पूरी तौर पर साफ हो गया है। और अभी हम मौजूद हूँ गया कॉलेज में और गया कॉलेज में ये क्लस्टर जोन बनाया गया है। यहाँ से कुछ ही देर में जो है यहाँ जो पुलिसकर्मी है, ईवीएम मशीन जो है और जो कर्मी हो जो बूथ जो मतदान कराएंगे वो यहाँ से अब कुछ देर में जो है अपने अपने जो क्लस्टर जोन है उसे वहाँ रवाना किया जाएगा। इसको लेकर के भी गया कॉलेज में ये क्लस्टर जोन बनाया गया है। अब देख सकते हैं कि भारी संख्या में जिला से बाहर से भी जो पुलिसकर्मी वो यहाँ पर पहुंचे हैं और साथ ही अर्धसैनिक जो बल है वो भी यहाँ पहुंचे। तैयारी जो है लगभग पूरी कर ली गई है। लगातार जीएम और जो बड़ी पुलिस अधीक्षक है, एसएसपी है, वो तमाम तैयारी जो है वो पूरी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नक्सल एरिया की बात करें तो वहां पर भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की भी तैनाती की गई है। कंट्रोल रूम भी है, वो कंट्रोल रूम भी बनाया गया है। और सबसे खास बात यह है कि इस बार कंट्रोल रूम जो है वो महिलाओं के हाथों दिया गया है। और इधर औरंगाबाद में भी आपको बताते चले कि पहले फेज में चुनाव होना है, जिसको लेकर तैयारियां कर ली गई हैं, व्यवस्थाएं पूरी तरीके से पुख्ता कर ली गई हैं और मतदान कर्मी जो हैं वो सिन्हा कॉलेज पहुंच चुके हैं। सिन्हा कॉलेज में आपको बताते चले हमारे संवाददाता वहां पर पहुंचे। संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने जायजा लिया है। प्रथम चरण के तहत औरंगाबाद में कल होने वाले मतदान को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह तैयार है। मैं इस वक्त खड़ा हूं औरंगाबाद के सिन्हा कॉलेज स्थित जो स्ट्रॉन्ग रूम है वहीं पर ईवीएम जो डिस्पैच की प्रक्रिया है वो भी की जानी है। और यहाँ पर अभी की जो स्थिति है मतदान कर्मी जो है जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं उनके पहुँचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। सुरक्षा कर्मी जो चुनाव ड्यूटी में लगाए गए हैं वो भी यहाँ पर पहुँच चुके हैं। हालांकि अभी ईवीएम डिस्पैच की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई, स्ट्रॉन्ग रूम नहीं खोला गया है। विभिन्न जो प्रत्याशी हैं उनके जो एजेंट हैं उनके समक्ष स्ट्रॉन्ग रूम खोला जाता है। उसके बाद ईवीएम के डिस्ट्रीब्यूशन की प्रक्रिया शुरू होती है और उसका इंतज़ार किया जा रहा है। जैसे ही स्ट्रॉन्ग रूम खुलेगा और ईवीएम डिस्पैच की प्रक्रिया शुरू होगी तब जाकर मतदान कर्मी और साथ ही साथ सुरक्षा कर्मी दोनों अटैच होकर अपने अपने जो संबंधित मतदान केंद्र है उसकी ओर रवाना होंगे और कल जो है मतदान की प्रक्रिया को संपन्न कराएंगे। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 औरंगाबाद। झारखंड में पहले फेज में आपको बता दें कि 4 सीटों पर चुनाव होने हैं और इसको लेकर के अधिसूचना जारी कर दी गई है। और आपको ये बताते चलें कि नामांकन अब भरे जा सकते हैं। और आपको ये बताते चलें कि इस अधिसूचना जारी हुई है उसमें लोहरदगा सीट भी शामिल है। इसका कुछ भाग गुमला में भी बढ़ता है और गुमला के डीसी ऑफिस में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। तो इसको लेकर डीसी ऑफिस की बैरिकेडिंग की गई है और मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई है। अधिक जानकारी दे रहे हैं गुमला से संवाददाता रुपेश कुमार भगत। लोहरदगा संसदीय लोकसभा चुनाव को लेकर के आज से अधिसूचना जारी हो जाएगी। आपको बता दें इस वक्त मौजूद है हम गुमला न्यायालय परिसर में। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नामांकन का जो तिथि है आज से 18 अप्रैल से लेकर के 25 अप्रैल तक जारी किया गया है। इसके साथ ही आपको बता दें 26 अप्रैल को जो नामांकन पत्र है उसकी स्क्रूटनी की जाएगी। उसके साथ ही बता दें आपको कि 29 अप्रैल को जो नामांकन पत्र है वो वापस लिए जा सकेंगे। इसके साथ ही 13 मई को मतदान का समय रखा गया है। 13 मई को सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान होगा। इसके साथ ही बता दें यहाँ पे आप देख सकते हैं बैरिकेडिंग की व्यवस्था की गई है। नामांकन की जो तैयारी है वो लगभग पूरी कर ली गई है। जगह जगह पर दंडाधिकारियों की नियुक्ति की गई है। इसके साथ ही आज से जो नामांकन है वो स्टार्ट हो जाएगा जो लगातार 25 अप्रैल तक चलेगा। उसके बाद जो प्रत्याशी है आज से लेकर के 25 अप्रैल तक अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला।
बेतिया के गांव में आपको बताते चलें कि 2 लोगों पर चोरी का आरोप लगा है और आपको बताते चलें कि चोरी के आरोप के बाद लोगों ने जमकर उसकी पिटाई की है। ब्रह्मटोला का यह मामला सामने आया है बेतिया से। तो ये खबर आपको बताते चलें बेतिया के गांव का है। ब्रह्मटोला गांव में 2 लोग पर मोटर चोरी का आरोप लगा। दोनों की जमकर पिटाई की गई और पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दोनों आरोपियों ने पिटाई के दौरान चोरी की बात को कबूल किया है। वीडियो वायरल होने के बाद कई लोगों ने जगदीशपुर थाने में मोटर चोरी की बात कही। जांच में जुटी पुलिस को चोरी का कोई सामान बरामद नहीं हुआ। अभी तक दोनों पक्ष से कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई है। और न्यूज़ रूम लाइव में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।